नमस्कार, मैं हूँ शिवम। आप सभी का बहुत स्वागत है पीपल वर्सेस पॉलिटिक्स में। आज का कार्यक्रम विशेष है, खास है, कई सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। नरेंद्र मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत के रिश्तों से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है ये, और इस पर हम बात करेंगे विस्तार से। आज कार्यक्रम में मैं आपको वो कड़वा सच बताने वाला हूँ जो आपने थंब में देखा भी, जिसके बारे में बहुत से लोगों को पता नहीं है और शायद संघ से जुड़े हुए लोगों को अच्छा न लगे। वो सच जो ये बताता है कि कैसे नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद संघ प्रमुख को अपनी कंट्रोल में करने की कोशिश की और एक पूरा तंत्र तैयार किया। कार्यक्रम में मैं आपको आज जो बताने वाला हूँ वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि 2025 में जब संघ अपनी शताब्दी वर्ष मना रहा होगा तब क्या होगा। उस वक्त मोदी और संघ के बीच का जो तनाव है वो किस तरह से काम करेगा। खास ये है कि इस पूरे कार्यक्रम में मैं सिर्फ हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ हवा में आपको जानकारी नहीं दे रहा हूँ, बल्कि तथ्यों के साथ, कुछ घटनाओं के साथ, कुछ सत्य कहानियों के साथ ये कोशिश करूंगा कि आप ये समझ पाएं कि दरअसल बीजेपी और संघ जैसा बाहर से दिखते हैं ऐसा है नहीं। ध्यान से सुनिए, अगर आपका ध्यान जरा सा भी हटा तो पूरी की पूरी बात जो है वो स्लिप हो सकती। शुरुआत इसकी होती है 2013 से। प्रधानमंत्री नहीं बने थे उस वक्त नरेंद्र मोदी, और प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर उनके नाम के ऐलान हो गया। 2014 के आम चुनाव से पहले के महीनों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय प्रवक्ता उस वक्त राम माधव थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेता अरुण शौरी से मिलने का समय मांगा था। अरुण शौरी से मिलने के बाद माधव ने एक और अनुरोध भी किया। ये अनुरोध बड़ा खास था। दरअसल माधव ये चाहते थे कि शौरी आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत की ओर से बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट यानी उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के साथ बात करें। अब क्या बात करें, ये भी बड़ी दिलचस्प बात है। उस वक्त 2013 में दोनों के बीच कई बार मुलाकातें हुई थी, यानी शौरी और मोदी के बीच। उसी साल 18 अक्टूबर को मोदी ने शौरी की एक किताब का विमोचन भी किया था। तो लोगों को ये लगता था कि बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि शौरी और मोदी के बीच बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। ये बात शौरी ने खुद बताई थी और ये कहा गया था कि वो मोदी को अच्छी तरह से जानते हैं। जब माधव ने ये कहा तो शौरी ने उससे पूछा कि ऐसा क्या हुआ, क्यों वो सरसंघचालक से मिलवाना चाहते हैं उनको। तो माधव बोले कि भागवत ने मोदी की भाषा और अशिष्ट व्यवहार से नाराजगी जताई है, लिहाजा वो मोदी से मिलना चाहते हैं। और इसके बाद शौरी ने मोदी को नागपुर में मोहन भागवत से मिलने और उनके साथ आरएसएस चुनाव अभियान में कैसे योगदान दे सकता है इस पर चर्चा करने के लिए कहा, और ये कहा गया कि आप किसी तरह से नागपुर में मिलने चाहिए। लेकिन मोदी जी ने इनकार कर दिया। मोदी जी ने कहा कि वो नागपुर नहीं जाएंगे और भागवत को बैठक के लिए अहमदाबाद आना चाहिए। ये उस वक्त शौरी को भी हैरान करने वाली बात लगी। तब मोहन जी अपने दौरे की सारी योजना बदलकर उससे मिलने अहमदाबाद पहुंचे, लेकिन बात ही खत्म नहीं हुई। अहमदाबाद में भागवत ने यह अनुरोध किया नरेंद्र मोदी जी से कि बैठक आरएसएस कार्यालय में आयोजित की जाए, ये बैठक किसी और जगह ना हो। लेकिन मोदी ने इससे भी इनकार कर दिया। मोदी ने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि आरएसएस कार्यालय में ये बैठक हो। उन्होंने कहा कि भागवत को उनके आवास पर आना चाहिए, वो उनके आवास पर आए। और आखिरकार वही हुआ जो मोदी चाहते थे। आरएसएस के किसी संरक्षक के घर पर ही मुलाकात हुई इन दोनों नेताओं, दोनों लोगों की। इस बैठक में मोहन भागवत नरेंद्र मोदी को चुनाव प्रचार कैसे हो इसके बारे में जानकारी देने लगे। तब मोदी ने बड़ी दिलचस्प बात कही। मोदी ने कहा कि मोहन जी, एक बात याद रखना हमेशा कि अगर मैंने बीजेपी में जाने के आरएसएस के आदेश का पालन नहीं किया तो शायद मैं उस पद पर होता जिस पद पर आप बैठे हो, यानी मैं सरसंघचालक होता। ये बात राम माधव ने अरुण शौरी को बताई थी। अरुण शौरी इसका जिक्र। मोदी ने संगठन में एक प्रचारक के रूप में काम किया। कई साल तक वो एक प्रचारक के तौर पर जुड़े रहे, काम करते रहे। और ये किस्सा भागवत के बारे में कुछ चौंकाने वाली बातें भी बताता है। सिर्फ ये नहीं है कि किस्सा यहाँ तक ही सीमित है महदूद। एक आरएसएस प्रमुख का प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार से सम्मान प्राप्त करने के लिए एक जनसंपर्क रणनीति बनाना संघ परिवार के पूर्व प्रमुखों की शक्ति और नियंत्रण की स्थिति से एक तरह का प्रस्थान।
ये उस कमजोरी को भी दिखाता है, उस कमजोरी को भी दर्शाता है जिसे आरएसएस के कई अन्य पदाधिकारियों ने भी भागवत में महसूस किया है। यानी वो कमजोर हैं अंदर से, यानी सरसंघचालक के पद के प्रति श्रद्धा जगाने में वो विफल रहे हैं और इनकी विफलता और उनका आत्मविश्वास उतना नहीं रहा। संघ की स्थापना के बाद से आरएसएस की आत्मकथाओं ने केवी हेडगेवार और एमएस गोलवलकर जैसे सरसंघ चालकों को संघ परिवार पर उनके वैचारिक प्रभाव के लिए हिंदुत्व देवताओं के समान बड़ी जगह दी है, बड़ा स्थान दिया है। लेकिन मोहन भागवत के लिए बात लागू नहीं होती। इसकी तुलना में मोहन भागवत की जो स्थिति है वो बड़ी कमजोर लगती है, निराशाजनक लगती है। ये कई सारे जानकार भी कहते हैं, संघ से जो लोग ट्वीट कराए वो भी कहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के छठे सरसंघ चालक हैं वो। 1925 में नागपुर के ब्राह्मण समुदाय के भीतर से संघ उभरा था और इसके संबंध संगठनों का नेटवर्क, जिसे सामूहिक रूप से संघ परिवार कहा जाता है, बहुत सारे इसके संगठन हैं। सामूहिक तौर पर इसको संघ परिवार के तौर पर लोग जानते हैं और भारतीय समाज के लगभग हर पहलू में ये घुसा हुआ है। हिंदुत्व परिवार के प्रमुख के रूप में आरएसएस अपने लगभग 3 दर्जन संबंध संगठनों, जिसको संघ परिवार कहते हैं, उसके लिए एक वैचारिक ईंधन देने का काम करता है, जिसमें सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी भी शामिल है। देश के सबसे बड़ी ट्रेड यूनियनों में से एक भारतीय मजदूर संघ भी शामिल है और इसके अलावा कई सारे विश्वविद्यालयों में भी सक्रिय एक छात्र संगठन है एबीवीपी, जिसको पूरा तौर पर अगर देखें तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, और हिंदू साधुओं का एक समूह भी है और मठवासी प्रतिष्ठान भी है जो इस संघ परिवार में शामिल है। सरसंघ चालक इन सब की नुमाइंदगी करते हैं व्यक्ति से और विशाल आकार वाली प्रणाली को अंतिम मार्गदर्शक के रूप में सरसंघ चालक का पद माना जाता है और वो एक तरीके से इस पर शासन करते हैं। लेकिन मोहन भागवत इसमें कमजोर होते गए मोदी के आने के बाद। राजनीति का एक बुनियादी नियम यह है कि शीर्ष पर दोस्ती के लिए कोई जगह नहीं होती। भागवत और मोदी के संदर्भ में ये बात अहम हो जाती है क्योंकि जो बाहर से दिखता है दोस्ती, वो अंदर नहीं। 2014 के बाद मोदी ने खुद को एक ऐसे शख्स, ऐसे नेता के रूप में पेश किया है जो संघ की लंबे समय से प्रतीक्षित हिंदू राष्ट्र परियोजना को पूरा कर सके। ये बात लोगों के जहन में बिठाई गई। मीडिया ने उनके व्यक्तित्व को धर्म की तरह बढ़ावा दिया, सिर्फ एक व्यक्ति की तरह नहीं, और बहस की शर्तों को उनके पक्ष में निर्धारित कर दिया मीडिया और दूसरे प्रोपेगेंडा मशीनरी ने। इसके अलावा उनकी सरकार यानी बीजेपी की जो सरकार है वो आज़ादी के बाद पहली ऐसी सरकार है जो ठीक उसी तरह विश्वास करती है जैसा आरएसएस मानता है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। आरएसएस मानता है कि अकेले हिंदुओं को देश के लिए नियमों को निर्धारित करने का अधिकार है और उनकी सरकार भी इसी तरह से पेश होती हुई दिखाई देती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बहुत सारे विश्लेषकों में लिखा गया है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि 2014 से आरएसएस की शाखाएं कई गुना बढ़ी, श्रेय मोदी को गया, संघ की कार्यकारी टीम का विस्तार हुआ, क्रेडिट मोदी को गया, और समाज में इसका प्रभाव बढ़ा, इसका भी क्रेडिट मोदी को गया। लेकिन इन सब के साथ एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया, ये बड़ा सवाल ये सामने निकल कर आया कि क्या ये अभी भी जहाज का मालिक है, यानी संघ का सरसंघ चालक। जिस तरह से संघ ने खुद को बीजेपी के अधीन होने दिया, ये एक बड़ा डर पैदा करता है तमाम संघियों में। इसका मतलब ये है कि आरएसएस और बीजेपी के बीच जो सहजीवी संबंध रहे हैं वो अब बदल गए। सत्ता संघर्ष ने इस गतिशीलता को तनाव से भर दिया है। ये बात नाम न छापने की शर्त पर आरएसएस के एक वरिष्ठ नेता ने कही है, किसी और ने नहीं। अगर आप कैरेबियन मैगजीन में एक आर्टिकल पढ़ेंगे इससे जुड़ा हुआ तो उसमें भी इसका जिक्र मिलता। आज की तरह हिंदू राष्ट्र के विचार को मुख्यधारा की स्वीकृति नहीं थी। बहुत समय तक आरएसएस से जुड़े तमाम राजनीतिक संगठन, चाहे वो मजदूर संघ हो, चाहे वो साधुओं के संगठन हो, उन लोगों ने इसे आत्मीयता से छुपाए रखने की कोशिश की थी। हालांकि पिछले कुछ सालों में भारतीय राजनीति में जो कुछ भी घटा है, जो कुछ भी नाटकीय परिवर्तन हुए हैं, वो एक तरह से संघ परिवार के बहुत से भूमिगत विचारों को सतह पर लाने का काम कर रहे हैं। मोदी सरकार ने अपने हिंदू राष्ट्रवादी माइंडसेट को, दृष्टिकोण पर तेजी से काम किया और बहुत मजबूती से उकेरा।
नागरिकता संशोधन अधिनियम हो या फिर धारा 370 जिस पे अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई खत्म हुई, उसको हटाने का काम, इस तरह के कई कानूनों ने गहरे संवैधानिक संकट को जन्म दिया। मीडिया से लेकर शिक्षा निकायों और न्यायपालिका तक में तमाम लोकतांत्रिक संस्थानों में अधिग्रहण की बात की गई और ये कहा गया कि इस पर एक तरीके से एक तरह के विचारधारा ने अधिग्रहण कर लिया है। बीजेपी ने इसको सुनिश्चित किया, मोदी ने इसको सुनिश्चित किया और ये ऐतिहासिक रूप से एक महान संशोधन के तौर पर देखा गया बीजेपी और मोदी की तरफ से। और एक सार्वजनिक बहस को मौलिक रूप से बदलने की कोशिश को भी देखा गया कि वो किस तरह से कामयाब हो गई। गांधी के हत्यारे जैसी शख्सियतों का पुनर्वास किया गया, इसको लेकर भी सवाल विपक्ष ने खड़े किए, जबकि हिंदुत्व के जनक विनायक दामोदर सावरकर को राष्ट्रवादी नायक के रूप में खुले तौर पर सम्मानित किया गया। सावरकर को लेकर तो राहुल गांधी के भी तमाम बयान सामने आए और ये कहा गया कि भाई सावरकर को लेकर क्या कौन सोच रहा है, इस पर सीधे आने चाहिए विचार। मोदी अपने नियमों से खेलते हैं और ये संभावना नहीं है कि वो संघ परिवार की प्रथाओं का पालन करने जाए। वो अपने नियम बनाते हैं, उस पर वो चलते हैं। उनके प्रधानमंत्री रहने के दौरान आरएसएस निर्देश जारी करता नहीं है, वो जारी करने के बजाय उन पर अमल करता हुआ दिखाई देता है। ये बुनियादी फर्क है मोदी आने के बाद। आरएसएस के वरिष्ठ नेता ने यह बताया कि अब समय बदल गया है। मोदी के पक्ष में संघ के कैडरों के बीच बड़े जनाधार में एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जिसमें बीजेपी और संघ की जो पुरानी परंपरा थी वो खत्म हो गई और इसका श्रेय मोदी को जाता है। नई स्थिति जो है, नए जो हालात हैं, उससे निपटने के लिए जरूरी राजनीतिक चतुराई दिखाने के बजाय ऐसा लगता है कि मोहन भागवत ने मैदान खाली छोड़ दिया है। ये एक संघ के वरिष्ठ व्यक्ति का कहना है। उन्होंने कहा है कि अब आदेश बीजेपी की ओर से आता है और संघ के कार्यकर्ता उसका पालन करते हैं। पहले ये सरसंघ चालक की तरफ से आदेश आता था। मोहन भागवत भी खुद को व्यर्थ कर लिया है। ये बड़ा गंभीर आरोप है, बड़ी गंभीर टिप्पणी। परिवर्तन सुचारू रूप से हुआ है, ऐसा नहीं है अचानक से हो गया। वोटों के ध्रुवीकरण के उद्देश्य से निरंतर चलती रहने वाली गतिविधियों द्वारा, यहाँ तक कि कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि चुनाव प्रचार और बूथ प्रबंधन में प्रत्यक्ष भागीदारी के जरिए मोदी ने पूरे संघ परिवार को एक सतत चुनावी मोड में डाल दिया। यानी वो हमेशा एक चुनावी मोड में रहता है, जो पहले नहीं हुआ करता था। सख्त अधीनता और समर्पण के आदि आरएसएस कैडर की मदद से मोदी अपने शासन को एक मजबूत आंतरिक संरचना देने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गए हैं। लेकिन जो नई व्यवस्था है, जो नया ढांचा है, उसका एक अधिनायकवादी पक्ष भी है और अधिनायकवादी हिंदू राज्य के लिए आरएसएस की लालसा को पूरा कर सकता था वो ढांचा। भागवत और सरसंघ चालक के कार्यालय को अगर आप देखें तो उस कार्यालय को एक अजीब सी स्थिति में ला दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये अंदर के लोग ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, बाहर के लोगों को नहीं पता। मोदी ने संघ के भीतर सत्ता के संतुलन को बीजेपी के पक्ष में झुका दिया है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। और साथ ही हिंदुत्व के विचार को एक उछाल भी दिया है उन्होंने, जिसकी वजह से उनकी स्वीकार्यता बढ़ी है और जिसका आरएसएस कार्यकर्ताओं ने हमेशा सपना देखा था। इसलिए सरसंघ चालक के सामने ये भी एक चुनौती। मोदी को खुश करने की भागवत की उत्सुकता का एक दूसरा कारण ये भी है कि 2025 में आरएसएस के शताब्दी समारोह को सुचारू रूप से करने और इसकी अध्यक्षता करने की अनुमति उनको मिल जाए। क्योंकि अगर मोदी ने ये कह दिया कि वो इसकी अध्यक्षता करेंगे क्योंकि वो प्रधानमंत्री 24 में वो फिर से सरकार में आ गए, तो फिर मामला बिगड़ जाएगा और शायद ये बिगड़ा हुआ मामला सरसंघ चालक को बहुत ज़्यादा सूट न करे। तो जो मौजूदा परिस्थितियां हैं संघ और बीजेपी के बीच, वो बहुत कुछ इशारा कर रही हैं और 24 में उसके नतीजे भी देखने को मिलेंगे। इसलिए जो बाहर से दिख रहा है, जो दिखाया जा रहा है, उससे बहुत ज़्यादा अलग चीज़ें हैं। और अगर आप मोदी और मोहन भागवत को सामने रख के देखेंगे तो ये मोदी वर्सेस भागवत की स्थिति है, जिसमें कि भागवत बहुत कमज़ोर हो गए हैं और मोदी बहुत ताकतवर है। तमाम जो संघी हैं, तमाम जो संघ से जुड़े लोग हैं, जो संघ की जड़ों से जुड़े रहे, उनको ये बात अच्छी नहीं लगती। शायद ये जानकारियाँ, ये तथ्य आम पर्दे पे ना आए और ना बताए जाएं, लेकिन एक सत्य है। आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया ये कार्यक्रम देखने के लिए।
मुझे इजाज़त दीजिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। आप पसंद करते रहेंगे कार्यक्रम तो मुझे भी ताकत मिलेगी। और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। फिलहाल कार्यक्रम में इतना ही।